बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुतल्लिक है। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ जनरल चीज़ें पढ़ेंगे और साथ जो हमारा फोकस होगा वो फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होगा कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके फॉर्म अप होने के कितने स्टेजेस हैं, कौन कौन सी स्टेजेस से गुजर कर वो फॉर्म अप होता है और फर्दर मोर उसकी क्या काइंड्स हैं और क्या उसके एसेंशियल्स हैं, क्या चीज़ें हों तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल एट लॉ होगा, वैलिड होगा, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड हो जाता है और इन्फोर्सेबल एट लॉ नहीं रहता। पहले कुछ बातें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तमाम ममालिक के लिए आलमोस्ट सेम है। जो मेरे इंडियन व्यूअर्स हैं, थोड़ा सा डिफरेंस खाली किस चीज़ का आएगा कि जो कुछ केस लाज होंगे मे बी वो डिफरेंट होंगे। अदरवाइज़ अब जो हमारे फर्दर लेक्चर्स आएंगे, इंडियन जो डिफरेंस और रेलिवेंट प्रोविजंस हैं वो भी इंशाल्लाह लेक्चर्स में साथ साथ शेयर होती जाएंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि सर जहाँ पर डिफरेंस है इंडियन और पाकिस्तानी लॉ के अंदर उसको भी साथ साथ क्लैरिफाई करते जाओ। और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो आलमोस्ट हमारा सेम है, सिर्फ चंद एक अमेंडमेंट्स है जिसका उसके अंदर डिफरेंस है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसके जो एक्चुअल सेक्शंस हैं वो 238 इसके सेक्शंस हैं, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट जब आई तो उसके ज़रिए से इसका जो चैप्टर 7 सेल्स ऑफ गुड्स के मुतल्लिक था, सेक्शन 76 से लेकर 1, 2, 3 ये इसका चैप्टर 7 था और ये था सेल्स ऑफ गुड्स के मुतल्लिक। तो सेल्स ऑफ गुड्स के मुतल्लिक जो इसका चैप्टर 7 था वो ओमिट कर दिया गया था और एक अलग कानून सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के नाम से वो इन्फोर्स हो गया था। अदरवाइज इट वाज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसको 238 सेक्शंस में से ऑलमोस्ट कोई 47 सेक्शंस ओमिट हो गए थे और जो बाकी सेक्शंस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मौजूद है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 को इन्फोर्स हुआ था। और इसके बारे में जनरली कॉन्ट्रैक्ट वैसे है क्या, जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ते हैं इस एक्ट के हवाले से एक छोटी चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता जाऊँ कि हम अक्सर पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ते हैं और कभी कभी हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं 1872। तो सवाल ये उठता है जो हमारे न्यू व्यूअर्स है, क्योंकि एक्चुअली जो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये LLB पार्ट 1 में भी है और जो दूसरे हमारे LLB 5 ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके भी पार्ट 2 के अंदर यानी कि इनिशियल स्टेजेस पर आता है। तो वहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है कि सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या इसमें कोई फ़र्क है। तो जो ये लॉ है ये एक ब्रॉडर टर्म है। ये लॉ कॉन्ट्रैक्ट के वो जनरल प्रिंसिपल्स हैं विच आर एप्लीकेबल ऑन द होल ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया के लिए हैं। ये जनरल जो भी लोग जो लॉ के उसको इन्फोर्स करते हैं या उसके मुताबिक चलते हैं, तो यहाँ पर लॉ की जनरल थ्योरीज हैं, जनरल कंसेप्ट्स है कॉन्ट्रैक्ट के। उसके वाले से क्विंस की एक बहुत अच्छी किताब है, आप एक फॉरेन ऑथर में अगर आप वो लेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ है ये सब के लिए सेम है, बट जब हमारे मुल्क का लेजिस्लेचर उसमें से पर्टिकुलर प्रोविजंस को ले लेता है और फिर हमारा लेजिस्लेचर उसको पास कर देता है, तो वो पर्टिकुलर प्रोविजंस जो हम समझते हैं कि हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है, वो जब हम उसको लेते हैं हमारा लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर उसको क्या करता है, उसको लेने के बाद पार्लियामेंट से पास करवा लेता है, तो वो पास शुदा प्रोविजंस आर कॉल्ड द एक्ट। तो मीन्स जो आपका एक्ट है ये बेसिकली कहाँ से ड्राइव होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ से, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। अगर मैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो वहाँ पर कहा जाता है दैट कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अ पीस ऑफ पेपर, कि ये दर हकीकत पीस ऑफ पेपर नहीं है, इट्स द वर्ड ऑफ द माउथ। ये लोगों के वो अहदो पैमा है जो उनकी ज़ुबानों पर पूरे होने चाहिए, इसको लिखे जाने की ज़रूरत नहीं है। बट जब हम एक्ट में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि अक्सर जो एक्ट्स हैं पार्लियामेंट्स ने क्या कर दिया कि नहीं जनाब, अगर आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करार देना है तो उसका रिटन फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हैं। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जनरल चीज़ों की बात करेगा और उन जनरल चीज़ों से स्पेसिफिक कुछ प्रोविजंस जो हमें अपने मुल्क के लिए ज़रूरी लगेंगी, जब हम उनको अडप्ट कर लेंगे और उनको अडप्ट करने के बाद अपने मुल्क में इन्फोर्स करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सूरत में आ जाएगा। और हमारा जो एक्ट है वो 1872 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो पास किए थे हमारे एक्ट, वही सेम एक्ट जो ज़रूरी अमेंडमेंट्स के साथ हमारे मुल्क में अभी तक इन्फोर्स्ड है। अब कॉन्ट्रैक्ट की एक जनरल इन्फॉर्मेशन, जो जनरल इसकी डेफिनेशन है
वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। एक सालमेंट की डेफिनेशन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, और एक फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन। फिर फर्दर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की उस डेफिनेशन के मुताबिक आगे मूव करेंगे। तो सालमेंट साहब ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। यहां से हमें एक और चीज भी पता चल गई सालमेंट साहब के इस बयान से कि कॉन्ट्रैक्ट दर हकीकत क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है इज एन एग्रीमेंट। तो दर हकीकत एग्रीमेंट का होना जरूरी है। जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। तो कॉन्ट्रैक्ट होता ही क्या है, एग्रीमेंट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। हर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट। आगे चल के मैं आपको क्लियर करता हूं। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट, क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस, क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस फॉर पार्टीज। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है जनाब, कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो क्रिएट करता है, डिफाइन करता क्या चीज, ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज, फ्राइज के जो कॉन्ट्रैक्ट की हमारी दो पार्टीज हैं, प्रोमिसर और प्रोमिजी है, या ऑफरर और जो हमारा प्रोमिजी है, तो उन्होंने, ऑफरर और ऑफरी भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो लोग हैं ये कौन कौन सी जिम्मेदारियों को किस तरीके के साथ पूरा करेंगे, कौन कौन सी ऑब्लिगेशंस को कैसा पूरा करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक मकसद यही है कि ये एक एग्रीमेंट के ज़रिए से डिफरेंट जो पार्टीज़ होती हैं उनकी ऑब्लिगेशंस को डिफाइन करता है। और अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल ले आएँ और इसको हम आकर पढ़े किसके मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसका सेक्शन 2H, कि 2H इसको कैसे डिफाइन करता है, वो इसको बहुत सिंपल करता है। वो भी कहता है कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ। तो मींस अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। पहले एग्रीमेंट होगा और वो एग्रीमेंट कैसा होगा, इन्फोर्सेबल एट लॉ। इसका मतलब है कुछ ऐसे भी एग्रीमेंट है विच आर नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कि इन्फोर्सेबल एट लॉ नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है, एक ऐसा एग्रीमेंट है विच इज इन्फोर्सेबल एट लॉ, कि जिसको कानून पाबंद करता है कि आपने अब इसको क्या करना है, इसके ऊपर पाबंदी करनी है, इस चीज को आपने फॉलो करना है। तो आज का हमारा जो लेक्चर उसकी आउटलाइन, जनरल इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दे दिया, साथ डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मैंने आपको बताई। फिर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि जिसके अंदर ऑफर और उसकी कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन, प्रॉमिस, कंसिडरेशन क्या चीज़ है, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और काइंड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बिल्कुल जनरल सा लेक्चर होगा। क्योंकि फर्दर हम अपनी हर क्लास के अंदर इंशाल्लाह आगे क्या करेंगे कि एवरी वन चैप्टर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, हर लेक्चर के अंदर हम सेक्शन वाइज ईच एंड एवरी चैप्टर को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। बट आज हमने सिर्फ एक फ्लो डायग्राम बनाना है, लफ्ज़ों के साथ हमने आज क्या करना है, पहचान करनी है, टर्म्स के साथ पहचान करनी है कि आखिर ये कौन सी चीज़, इसका क्या मतलब है और किस लफ्ज़ का क्या मतलब नहीं है। आज हमारा जो बेसिक पर्पज़ है वो हमने कॉन्ट्रैक्ट का एक फ़्लो देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक फ़्लो क्या है और कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे फॉर्म अप होता है, उसकी कौन कौन सी उसकी स्टेजेस हैं। तो जो पहली स्टेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो है जनाब हमारा क्या चीज, ऑफर। और डेफिनेटली खाली ऑफर का होना तो नहीं, ऑफर के साथ क्या है, एंड इट्स कम्युनिकेशन, ऑफर एंड इट्स कम्युनिकेशन। कि ऑफर होगा, इसको प्रपोजल भी कहते हैं। तो कोई ऑफर या प्रपोजल, अब अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ क्लास आर्ग्यूमेंट में क्या करना चाहता हूँ, ये मेरा सेल फोन है, इसको मैं बेचना चाहता हूँ। अगर मैं इसको बेचना चाहता हूँ तो फर्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगा, आई विल मेक एन ऑफर कि जी मैं अपना ये मोबाइल बेचना चाहता हूँ। तो ये क्या हो गया, ऑफर। और अगर मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं यही सेम चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ, मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूँ, ये मैंने लिखा है कि मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं किसी को बताता नहीं, मैं इसको इस तरह करके रख देता हूँ। तो ऑफ़र कम्युनिकेट जब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा तो ये ऑफ़र मुकम्मल कैसे होगी, ऑफ़र मुकम्मल। और अगर मैं इसको पोस्ट में डाल देता हूँ किसी बंदे के लिए और अगर ये उस बंदे तक पहुँचता ही नहीं है तो ऑफ़र मुकम्मल नहीं हुई। तो ये आगे हम वैसे ऑफ़र की कम्युनिकेशन में चल के पढ़ेंगे इन डिटेल, बट सिंपली मैंने यहाँ पे आपको ये बताना है कि पहली चीज़ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो होती है
वो होता है ऑफर, और उसको कम्युनिकेट करना, उसको लोगों तक पहुंचाना। यहाँ पर एक इंतहाई अहम कंसेप्ट मैं आपको बताता चलूँ, जो वैसे इस स्टेज पर कम बताया जाता है, बट मैं कहता हूँ कि ये कंसेप्ट इसी स्टेज का है। सो इसी स्टेज पर इसको क्लियर होना चाहिए ताकि फर्दर आपको इसके बारे में कोई भी मसला ना हो। और वो कंसेप्ट क्या है कि एक चीज़ तो है ऑफर, और एक और चीज़ है जिसको कहते हैं इनविटेशन टू ट्रीट कहते हैं, या उसको हम इनविटेशन टू ऑफर भी कह सकते हैं। और ये एक्चुअली LLM लेवल पर या आपके मैजिस्ट्रियल या एडिशनल सेशन जज जो एडवांस लेवल है वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाता है, दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर और इनविटेशन टू ट्रीट। तो बहुत बड़ा फ़र्क है इन दोनों के अंदर कि ऑफर अलग चीज़ है और इनविटेशन टू ट्रीट या इनविटेशन टू ऑफर एक अलग चीज़ है। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है ऑफर के साथ। अभी ऑफर के 2-3 कंसेप्ट्स में आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर क्या चीज हो गया? इनविटेशन टू ट्रीट। एक शख्स है, वो कहां पर गया? वो जे डाट पर गया, और जे डाट पर वहां पर एक कुर्ता उसको पसंद आया। कुर्ते के ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ था 2500 रुपीज़। जब उसने 2500 रुपीज़ का प्राइस टैग देखा, वो जे डॉट के अंदर गया। उसने कहा जनाब ये फ़लाँ कुर्ता जो आपने डिस्प्ले पर लगाया हुआ है, तो ये आप क्या करें, ये मुझे पैक कर दें। आई एम रेडी टू पे 2500 रुपीज़ फॉर दिस कुर्ता, फॉर दिस शलवार, फॉर दिस शर्ट। तो उसने जब ये बात कही तो सेल्समैन ने कहा सर सॉरी, इट हैज़ बीन ऑलरेडी सोल्ड, तो मैं आपको ये चीज़ नहीं दे सकता। उसने कहा क्यों नहीं दे सकते भाई, आपने ऑफर की है एंड आई हैव एक्सेप्टेड योर ऑफर, और कंसिडरेशन भी इसके अंदर मौजूद है। एंड व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेड, तो ये बनता है प्रॉमिस। आगे चल के बताता हूँ। और प्रॉमिस में 2500 कंसिडरेशन आ गई तो ये एग्रीमेंट बनता है, और ये एक ऐसा एग्रीमेंट है विच इज़ इन्फोर्सेबल एट लॉ। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया भाई, अब आप मुझे ये चीज़ देंगे और ज़रूर देंगे। अब सेल्समैन बेचारा क्या करे? अब उसके पास स्टॉक में वो चीज़ है नहीं, वो ऑलरेडी सोल हो चुका है, अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर फिर जो एक लिटिगेशन चली, जे डॉट की तो नहीं, किसी और जगह पर चली, मैंने आपको जे डॉट की मिसाल। यहाँ पर जब मसला है तो वहाँ पर एक चीज़ क्लियर की गई कि वो जो प्राइस टैग्स होते हैं जो दुकानों के ऊपर लगाए जाते हैं, वो जो टेंडर्स होते हैं अखबारों में दिए जाते हैं कीमतों के बदले में, दे आर नॉट द ऑफर्स। बेसिकली वो इनविटेशन टू ट्रीट है कि भाई ये हम इस रेट पर दे रहे हैं, आप आओ और आकर आप ऑफर करो। आप क्या करो? आप आओ और आप आकर इसके बदले में क्या करो? इसके बदले में आप आकर ऑफर करो कि क्या वाकई आप ये चीज़ ख़रीदना चाहते हैं या नहीं ख़रीदना चाहते। तो आप आकर ये ऑफ़र करें ताकि ये चीज़ आपको दी जा सके। तो दर हकीकत वो जो कुर्ता, वो जो 2500 रुपीज़ है, इट इज़ नॉट एन ऑफ़र, इट इज़ एन इन्विटेशन टू ट्रीट। कि भाई अगर आप इसको 2500 में ख़रीदना चाहते हैं तो आप आकर इसकी क्या करो? ऑफ़र करो। तो यहाँ पर सेल्समैन ने कहा कि जनाब आपने जो किया है वो आपने एक्सेप्ट नहीं किया, जो मैंने 2500 रुपया रेट लगाया था वो इन्विटेशन टू ट्रीट था, उसको आपने देखा और आप अब मुझे ऑफर कर रहे हैं कि मैं 2500 में ख़रीदना चाहता हूं, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यूर दिस ऑफर बिकॉज दिस कुर्ता इज़ आउट ऑफ स्टॉक, इसलिए मैं आपकी ऑफ़र कबूल नहीं कर रहा। तो जब मैंने आपकी ऑफ़र कबूल ही नहीं की तो ये फर्दर आगे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ये चीज़ मूव ही नहीं हुई, लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो क्या चीज़ हुआ? ऑफर से एक स्टेप पहले दुकानों के ऊपर जो तमाम अशिया के ऊपर प्राइस टैग्स लगे होते हैं, दे आर नॉट द ऑफर्स, इनफैक्ट दे आर इन्विटेशन टू ट्रीट। कि भाई साहब आए और आकर आप क्या करें? आप ऑफर करें। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो ऑफर नहीं, इन्विटेशन टू ऑफर है कि अगर आपको ये प्राइस कबूल है तो आप आएँ और आकर ऑफ़र करें, ताकि अगर हमें वो ऑफ़र आपकी कबूल होगी, डेफिनेटली जब कुछ चीज़ स्टॉक में होगी तो हमें आपकी ऑफ़र कबूल होगी। जब हमें आपकी ऑफ़र कबूल होगी तो हम आपकी इस ऑफ़र को कबूल करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए कॉन्ट्रैक्ट को आगे मूव करेंगे। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्विटेशन टू ट्रीट या इन्विटेशन टू ऑफ़र और ऑफ़र में क्या फ़र्क है। तो मैंने क्या किया जनाब, मैंने ऑफ़र कर दी कि क्या कोई शख्स, और कम्युनिकेट भी कर दिया कि क्या कोई शख्स आप लोगों में से ये मोबाइल ख़रीदना चाहता है। कि अगर आप लोगों में से कोई शख्स ये मोबाइल जो है वो ख़रीदना चाहता है, ये ऑनलाइन वाले लोग अगर आवाज़ नहीं आ रही तो मुझे टेक्स्ट कर दे, क्योंकि किसी का टेक्स्ट है नो वॉइस। तो मैंने एक ऑफ़र किया और आप लोगों को कम्युनिकेट कर दिया कि क्या कोई शख्स ये मोबाइल ख़रीदना चाहता है। तो एक शख्स ने क्या कहा? एक शख्स ने कहा यस
उसने एक्सेप्ट किया कि जी मैं आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूं, और मुझ तक क्या कर दिया, कम्युनिकेट भी कर दिया। अब 2 स्टेप हो गए जनाब, मैंने ऑफ़र की और ऑफ़र क्या हो गई, आगे एक्सेप्ट हो गई, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया, किस्सा ख़त्म हो गया? नहीं, हरगिज़ नहीं। व्हेन ऑफ़र इज़ एक्सेप्टेड, व्हेन ऑफ़र इज़ एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। तो ये क्या हुआ, ये प्रॉमिस हुआ, एंड प्रोमिसेस आर नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ। जैसे आपको पता है कि रात को जनाब खामिन साहब घर गए, उसने बीवी से कहा कि वो फ़लाँ खाना शाना ये चीज़ लेकर आओ, उसने कहा नहीं मैं नहीं लेकर आती। तो आगे से उसने कहा मसले कोई नहीं है भाई, सुबह मैं आपको ज़बरदस्त किस्म की एक गोल्ड रिंग लेकर दूंगा, अभी जाओ और ये खाना लेकर मेरे लिए आ जाओ। तो बेगम साहबा गई खुशी खुशी, अंधेरे में जनाब गर्मी में खड़े होकर उसने खाना शाना बनाया और लेकर आ गई। और उसके बाद अगली सुबह उसने कहा कि जी वो रिंग, तो खामिन ने कहा रात गई सो बात गई। उसने उसके ऊपर, वो भी वकील नहीं थी गलती से, जो थी उसकी बेगम थी तो वकील नहीं, पर उसने ला मुझसे नहीं पढ़ा था, उसने किसी और से पढ़ा था। तो उसने मुकदमा कर दिया अपने खामिन के ऊपर कि जनाब ये जो शख्स है इसने मुझे रात गोल्ड रिंग देने का वादा किया था और ये वादा पूरा नहीं किया। तो वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, और वैसे भी यहाँ तक वो प्रॉमिस ही बना था, क्योंकि उसमें कोई कंसिडरेशन, कोई ऐसी चीज़ मेंशन, वैसे इसके एक्सेप्शंस भी हैं, वो आगे चल के एक तफसील से मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा। लेकिन सिंपल ये है कि इस स्टेज पर आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि व्हेन ऑफर इज़ एक्सेप्टेड, तो ये प्रॉमिस बना, एंड द प्रॉमिसेस आर नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि है कोई शख्स जो ये मोबाइल ख़रीदे, और नाम क्या आपका, तनवीर। तनवीर कहता है जी एक्सेप्ट, मैं ये मोबाइल ख़रीदना चाहता हूँ। देखा जाए तो हमारा हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट नहीं, मैंने ऑफ़र किया और आपने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट। तो ये क्या हो गया, प्रॉमिस। क्या इसमें कोई पैसों के जिक्र हुए? नहीं। जब तक पैसे नहीं आएंगे, जब तक कंसिडरेशन नहीं आएगी, और वो भी लॉफुल कंसिडरेशन नहीं आएगी, तब तक ये आगे मूव नहीं करेगा। तो इस प्रॉमिस के अंदर क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए, इसमें ऐड होनी चाहिए कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन होता है आपका मुआवजा, यानी कि कोई बदला, नेमुल बदल। ये रकम भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है, लव एंड अफेक्शन भी हो सकती है, क्योंकि वो एक लव एंड अफेक्शन इज एन एक्सेप्शन टू द कंसिडरेशन। वो आगे चल के कंसिडरेशन में पढ़ाऊंगा, सिर्फ अभी लफ्ज़ जहन में रख लें। और कंसिडरेशन में जैसे हमने ऑफर और इन्विटेशन टू ट्रीट में एक फ़र्क देखा, कंसिडरेशन में भी एक बेसिक चीज़ समझ लें, दैट कंसिडरेशन लॉफुल तो होनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि अगर तुम असलम की टांग तोड़ोगे तो मैं तुम्हें ये मोबाइल दूंगा, तो असलम की टांग तोड़ना अनलॉफुल कंसिडरेशन, ऐसी नहीं होगी। कंसिडरेशन लॉफुल ही होगी, बट कंसिडरेशन नीड्स नॉट टू बी एडिक्वेट। सबसे बड़ा प्रिंसिपल कंसिडरेशन का क्या है, प्रिंसिपल सबसे बड़ा, नीड्स नॉट टू बी एडिक्वेट। इसका एडिक्वेट होना, एडिक्वेट मतलब क्या होता है, मौजू। तनवीर इस मोबाइल की ऑलमोस्ट कितनी कीमत होगी आपके ख्याल में? 20,000। नहीं, बहुत ज़्यादा बता दी, थोड़ा सा हाथ लगा कर लो, 8,000 होगी। एक इसकी जो एडिक्वेट प्राइस है, एक इसकी जो एडिक्वेट प्राइस है, ये क्या है, ये है 8,000। ठीक है, ये 500 रुपये का हो सकता है, किसी सूरत में नहीं होगा ना। तुमने 500 का खरीदना है, खरीदना है। अब सवाल ये आता है कि अगर तुम मुझे 500 दे दो और बदले में मैं ये मोबाइल तुम्हें दे दूं, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना? क्योंकि कंसिडरेशन तो एडिक्वेट नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि कंसिडरेशन नीड्स नॉट टू बी एडिक्वेट। इसका मौजू होना ज़रूरी ही नहीं है। मैं इसको 500 में बेच सकता हूं, बट शर्त यह है कि मुझसे पूछा जाएगा आपने अपनी मर्जी से बेचा था, और मैं कहूँ जी बिल्कुल मैंने अपनी मर्जी से अपनी चीज़ 500 की बेची है, तो कोई शख्स इसको चैलेंज नहीं कर सकता। एक लतीफ़ा मुझे याद आ गया, और वो लतीफ़ा लीगली उस वक्त मैंने कहा कि बिल्कुल वो भी कोई कानूनदान थी जिसने किया। एक अखबार में इश्तिहार आया कि 200 रुपये की मर्सिडीज़, कितने रुपए की मर्सिडीज़, 200 रुपए की मर्सिडीज़ गाड़ी बेचनी है। अब मैंने पढ़ा हंस पढ़ा, किसी ने पढ़ा हंस पढ़ा, 200 रुपए की मर्सिडीज़ हो सकती है? साथ तस्वीर भी थी, और मर्सिडीज़ भी वो लेटेस्ट सीरीज़ की 2011-12 मॉडल की मर्सिडीज़। तो कितने की बेचनी है? 200 रुपए की। अब जब ये सवाल आया तो हर बंदे ने वो अखबार में इश्तिहार देखा और उसको क्या किया, निगलेक्ट ही करेंगे ना। एक बंदा ऐसे वो उसी घर से गुजर रहा था, उसने कहा चलो, उसने दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने कहा जी क्या है? उसने कहा जी वो आपने कहा था 200 रुपये की मर्सिडीज़ में मर्सिडीज़ लेने के लिए आया हूँ।
उन्होंने कहा जी 200 रुपये एग्रीमेंट, बुलाओ जी, लाओ साइन करो। वो हैरान हुआ। जब प्रॉपर एग्रीमेंट साइन हो गया, मतलब ऑफर भी, और वो क्या हो गई, एक्सेप्ट भी, और दरमियान में क्या आ गई, कंसिडरेशन भी। और वो कंसिडरेशन क्या थी, एडिक्वेट नहीं थी भाई। कम से कम करोड़ रुपए की गाड़ी, और कितने की बिक रही है, 200 रुपए की, और उसको वाकई वो गाड़ी दी गई। ठीक है, जब वो गाड़ी देकर निकलने लगा तो उसने पूछा उस गाड़ी की मालकिन से कि जी मुझे नहीं समझ आ रही कि आपने ऑफिशियल एक बड़े वकील को बुलाकर आपने ऑफिशियली ये गाड़ी मुझ पर 200 रुपए में बेची क्यों, मुझे अभी तक समझ नहीं आई। उसने कहा बेफिक्र होकर ले जाओ, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि कंसिडरेशन नीड्स नॉट टू बी एडिक्वेट। लेकिन उसने कहा मुझे वजह तो बताओ। उसने कहा वजह इसके पीछे मेरे खाविंद की वसीयत है। मेरे खाविंद ने मरने से पहले कहा था कि बाकी जायदाद तो तुम्हारी है, लेकिन ये जो BMW है, सॉरी जो मर्सिडीज़ खड़ी है, ये बेचकर इसके जितने पैसे आएंगे वो तुमने मेरी दूसरी बेगम यानी कि अपनी सौतन को देने हैं। तो ये जो 200 रुपये की मैंने बेची है, ये 200 रुपये किसको जाने हैं, मेरी सौतन को जाने हैं। और वो चैलेंज नहीं कर सकता भाई, मैंने तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसिडरेशन भी है, विच नीड्स नॉट टू बी एडिक्वेट, तो मैंने इतने की बेची है। तो ये कंसिडरेशन का एडिक्वेट यानी कि मौजू होना ज़रूरी नहीं है, बट होना ज़रूरी है। ऑफर एक्सेप्ट हुई तो क्या बना, प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड हो गई तो ये बन गया एग्रीमेंट। अब हम अपने कुछ करीब करीब पहुंच गए। तो प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड हुई तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया एग्रीमेंट बन गया। When consideration is added into a promise, it becomes agreement। और हमने जो दोनों डेफिनेशंस पढ़ी थी ना, सालमेट की भी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी, हमने उसमें क्या पढ़ा था कि एक ऐसा एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल एट लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, या एक ऐसा एग्रीमेंट जो आपका ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है तो वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो इट मीन्स क्या हुआ, जब हम इस डेफिनेशन को जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है जो हमने 2H में पढ़ी थी, अगर हम उस डेफिनेशन को बताएं तो वो कहता था कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो क्या है, जो है जनाब इन्फोर्सेबल एट लॉ, एक ऐसा एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल एट लॉ, वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल एट लॉ। तो इसका मतलब है ऑन द अपोजिट साइड कुछ ऐसे भी एग्रीमेंट्स हैं कि विच आर नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ। वो हम देखेंगे कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं दैट विच आर नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ। तनवीर सिर्फ ये देख लेना, ये साइड लिखी हुई आ रही सारी, एंड तक है ना, ठीक हो गया। तो यहां पर क्या होगा जनाब, ये 2H है 24, इसको नहीं समझ लेना। तो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल एट लॉ होगा वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर वो स्टेटमेंट हमारी क्लियर होगी, और वो क्या क्लियर हुई, दैट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेसिकली एग्रीमेंट्स। सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कहां से आते हैं, एग्रीमेंट से आते हैं। बट सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, बिकॉज द एग्रीमेंट्स व्हिच आर नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ कैन नॉट बी कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, सिर्फ वो एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल एट लॉ इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ होगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ। अब कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो इस एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल एट लॉ करेंगी, अगर मैं वो आपको बताऊं कि ये वो एलिमेंट्स हैं कि when these elements are added into an agreement it becomes a contract। तो कौन कौन से, फर्स्ट एग्रीमेंट है लीगल कैपेसिटी। थोड़ा सा छोटा छोटा करते हैं ताकि इसको एक ही बोर्ड पर लेकर आते हैं जनाब। लीगल कैपेसिटी है जनाब पहली चीज। व्हाट इज मेंट बाय द लीगल कैपेसिटी, लीगल कैपेसिटी का मतलब यह है कि वो बंदा मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, उस चीज़ का मालिक होना चाहिए। जब उसमें ये सारी चीज़ें होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे कि उसमें क्या है, लीगल कैपेसिटी है। मींस अब ये जो मोबाइल है मैं इसका ओनर हूँ, आप सब लोग मेरे हाथ में ये मोबाइल अक्सर लेक्चर्स में भी देखते रह जाते हैं, और मैं मेजर हूँ और साउंड माइंड का तो आपको पता ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब मैं क्या हूँ, मेरे पास लीगल कैपेसिटी है कि मैं इस चीज़ को बेच सकता हूँ। और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज़ होनी चाहिए इसमें फ्री कंसेंट। अच्छा,
एक चीज होती है कॉन्सेंट और एक होता है फ्री कॉन्सेंट। कंसेंट इज द मीटिंग ऑफ माइंड ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ये हमारा कंसेंट कहलाता है। और फ्री कंसेंट क्या होता है, अगर कोई शख्स मुझसे ये चीज़ ज़बरदस्ती छीनेगा तो कंसेंट तो हो गई, मैंने दे तो दी, बट माई कंसेंट इज़ नॉट फ्री। तो 5 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, ये हम आगे चल के डिस्कस वैसे करेंगे। फ्रॉड है, उसके बाद क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, और मिस रिप्रेजेंटेशन के बाद आपकी क्या चीज़ आ जाएगी इसमें, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बाद क्या चीज़ आएगी इसके अंदर, मिस्टेक आएगी, और मिस्टेक के बाद आ जाएगा कोर्जियन, जुल्म, ज़बरदस्ती, फोर्सिबली। तो अगर आपकी कंसेंट में ये 5 एलिमेंट्स आएंगे तो योर कंसेंट विल नॉट बी अ फ्री कंसेंट, और अगर ये एलिमेंट्स नहीं है तो आपकी कंसेंट फ्री है। तो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा इन्फोर्सेबल लॉ, कि जब लीगल कैपेसिटी के साथ और फ्री कंसेंट के साथ कोई बंदा अपनी चीज़ किसी दूसरे पर बेचता है, उसको देता है। उसके बाद क्या होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल, एक तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसका, और लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ आई होप सो कि आप लोगों ने ये लिख ली होगा, तो मैं इसको ख़त्म कर दूं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो, क्योंकि ये है पार्ट किसका, फ्री कंसेंट का है, कि ये फ्री कंसेंट के एलिमेंट्स हैं जो फ्री कंसेंट को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मींस अगर मैं कोई ऐसा पिस्टल बेचना चाहता हूं कि जो प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मैं एक नॉन कस्टम गाड़ी बेचना चाहता हूं तो नॉन कस्टम गाड़ी वो क्या है, वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आपका लॉफुल होना चाहिए, और बदले में जो चीज़ लेनी है यानी कि कंसिडरेशन, वो भी क्या होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन। ये नहीं कहना कि तुम किसी की टांग तोड़ दो, किसी को नुकसान पहुंचा दो, उसके बदले में मैं आपको पैसे दूंगा। ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इन्फोर्सेबल एट लॉ नहीं होते। और उसके बाद क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए पॉसिबिलिटी। कौन सी पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी टू बी परफॉर्म्ड। मतलब ये वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए कि लड़की कहे कि अगर फतेह जाए और फतेह जाकर चांद व आसमान से तारे तोड़कर ले आए तो मैं फतेह से शादी करूंगी। अब फतेह तारे तोड़कर तो ला नहीं सकता, तो भाई ऐसा जो आपका वो उसमें कंडीशन है कि जो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर जी मैं अमेरिका का सदर बना तो मैं ये आपको दूंगा। अब भाई मैं नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ अमेरिका नहीं हूँ, मैं सदर बन नहीं सकता। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान का सदर बनूँ तो फिर मुझे गोलगप्पों की रेडी लगानी पड़ेगी, फिर मैं शायद बन जाऊँ। तो पॉसिबिलिटी टू बी परफॉर्म्ड है उसमें, कि आप अगर क्या करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल होना चाहिए, और उसकी जो टर्म्स कंडीशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, वो सर्टन होनी चाहिए, यकीनी होनी चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी आप अक्सर लोगों को पता है कि मेरे पास एक सेल तो नहीं है ना, मेरे पास 2-3 मोबाइल हैं। एक मोबाइल की कीमत 8,000 है और एक मेरे मोबाइल की कीमत 28,000 रुपये है। तो मैं कहता हूँ जी मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूँ, तो सब लोगों ने मेरे हाथ में तो ये मोबाइल देखा हुआ है, इसकी कीमत फॉर एग्जाम्पल 28,000 30,000, ये तो एप्पल है, 60-70,000 इसकी कीमत है। तो मैं कहता हूँ जी मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूँ और ये मोबाइल मैं आपको एप्पल दिखा रहा हूँ, तो आपके जहन में यही जाएगा कि ये बंदा 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। अब आपको पता चला ये 10,000 रुपये में मोबाइल एप्पल का मिल रहा है, भाग कर ले लो। बट जब आपने सारा कुछ फाइनल किया, मुझे 10,000 रुपये दिया, मैंने बदले में आपको ये वाला मोबाइल दे दिया, तो अब क्या हो गया, आपने कहा नहीं मैंने कहा भाई बात ये, मैंने मोबाइल देने की बात की थी और ये वाले मोबाइल बेचने की बात की थी। इसको पास करें ऊपर से जी। तो जनाब टर्म्स क्या होनी चाहिए, सर्टन होनी चाहिए, यकीनी होनी चाहिए कि अगर मैंने मोबाइल बेचना है तो मुझे बताना चाहिए कि मैं अपना मोबाइल ये नोकिया वाला बेचना चाह रहा हूँ या मैं आईफोन वाला बेचना चाह रहा हूँ। जब तक सर्टन टर्म्स नहीं होगी तब तक आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल तो मेरे पास कई ज़्यादा हैं। तो इसके क्या है कि सर्टेनिटी ऑफ द टर्म होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए। किस चीज़ की इंटेंशन होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप उस इरादे के साथ वो चीज़ बेचें कि भाई अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो उसके बाद मुझे इसको पूरा करना पड़ेगा। ये इंटेंशन इसका होना ज़रूरी है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसने कुछ जो आपके एग्रीमेंट्स हैं उनको वाइड करार दे दिया, डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वाले चीज़ों के मुतल्लिक कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता ही नहीं है, तो वो क्या होगा, विच आर नॉट इन्फोर्सेबल। इसके साथ हमारा कौन सा है, इसके साथ हमारा जो सेक्शन 24 to 30, 24 से सेक्शन
30 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन चीज़ों के साथ डील करता है, उन पॉइंट्स के साथ डील करता है कि अगर उनके मुतालिक हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दे आर नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ। ए भी इनिशियो वाइड है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एक्सप्रेसली आपको रोका है कि भाई इन चीज़ों के मुतालिक आप कोई किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं कर सकते, इन चीज़ों के मुतालिक आप कोई किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर इन चीज़ों के मुतालिक आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, इन चीज़ों के मुतालिक आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आपका किया गया एग्रीमेंट, वो आपका किया गया जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड होगा, वो कभी भी वैलिड कंसिडर नहीं होगा। तो अब यहां तक अगर मैं इस चीज़ को रोकूं और आपको बताऊं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है ऑफर से और जब वो ऑफर एक्सेप्ट होती है तो ये क्या बनता है, प्रॉमिस, और जब उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन आती है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट, और जब यही हमारा एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ होता है तो ये क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको इन्फोर्सेबल एट लॉ करती हैं कि इफ़ द एग्रीमेंट वाज मेड बाय अ पर्सन हु हैड द लीगल कैपेसिटी, मेजर था, साउंड माइंड था और उस चीज़ का ओनर था, कैपेबल ऑफ सेलिंग दोज थिंग या कैपेबल ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट था, तो उस सूरत में लीगल कैपेसिटी थी, तो ये आपका इन्फोर्सिबिलिटी का पहला पॉइंट हो गया। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंसेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस्टेक, कॉर्जियन। इनसे अगर फ्री होगी, इन फैक्टर से अलावा अगर आप अपनी मर्जी से कंसेंट देंगे, इट विल बी कॉल्ड अ फ्री कंसेंट, और फ्री कंसेंट का होना उसके अंदर ज़रूरी है। और उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट अगर मैं मोबाइल बेचना चाहता हूँ तो ये चोरी का नहीं होना चाहिए, और इसके बदले में जो कंसिडरेशन है वो भी लॉफुल होनी चाहिए, किसी का कत्ल, चोरी, डकैती नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद वो चीज़ परफॉर्म होने के काबिल हो, सर्टन टर्म्स होनी चाहिए, और उसके बाद इंटेंशन होनी चाहिए लीगल वो क्रिएट करने के लिए ऑब्लिगेशन, और एक्सप्रेसली वाइड डिक्लेयर्ड वाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं होना चाहिए। जब किसी एग्रीमेंट में ये सारी चीजें ऐड होती है, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स जब इन चीज़ों के एडिशन के साथ वो क्या होते हैं, वो एग्रीमेंट्स होते हैं, और अगर ये कोई चीज़ उसमें ना हो तो वो नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ हो जाएगा। वो एग्रीमेंट तो रहेगा बट इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट का पता चला। आगे चल के हम क्या देखते हैं, आगे हम देखते हैं वो चीज़ें कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ। ये कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इन्फोर्सेबल एट लॉ नहीं होंगे। डेफिनेटली जब ये चीज़ें मिस होती जाएंगी, लीगल कैपेसिटी नहीं होगी तो इन्फोर्सेबल एट लॉ नहीं होगा। या अगर हम सेक्शन की वर्डिंग में चले जाएं तो 24 सेक्शन क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब आपकी अनलॉफुल कंसिडरेशन होगी तो अनलॉफुल कंसिडरेशन के बदले में क्या होगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ हो जाएगा। अच्छा, फिर इसमें कुछ चीज़ें आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कंसिडरेशन अगर पार्शली वैलिड हो और पार्शली इनवैलिड हो तो फिर क्या होगा, लॉफुल पार्शली, यानी कि एक किस्में होती है अल्टरनेट कंसिडरेशन भी होती है कि या तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा या फिर मैं क्या करना तुमने उसके बदले में, या तो तुम मुझे बदले में 1 लाख रुपया दो इस चीज़ के बदले में, गाड़ी के बदले में, या फला बंदे की टांग तोड़ दो। 1 लाख रुपया देना वैलिड, टांग तोड़ना इनवैलिड, वो आगे चल के मैं आपको तफसील में पढ़ाता चलूँगा। तो अनलॉफुल कंसिडरेशन होगी तो इट विल नॉट बी इन्फोर्सेबल एट लॉ। उसके बाद क्या है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। हमने बता दिया आपको कि जब तक कंसिडरेशन नहीं आएगी तो वो तो एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा। तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन अगर आप करेंगे तो वो क्या होगा, वो इनवैलिड रहेगा। हाँ, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो एक्सेप्शन है इस रूल की, विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। जैसे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है श्योरिटी वाला, उसके अंदर बेसिकली क्या है कि कोई कंसिडरेशन नहीं होती, वो आगे चल के हम पढ़ते जाएंगे। तो एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन जो होंगे वो आर नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ। और उसके बाद एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, शादी में रुकावट, वो हीरो वाला काम, विलन वाला काम नहीं होने देनी जनाब शादी, तो वो भी क्या है, वो भी आपका उसमें चला जाएगा नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ में। रेस्ट्रेंट इन ट्रेड, किसी के कारोबार में, लॉफुल कारोबार में रुकावट करना। रेस्ट्रेंट इन ट्रेड के मतलब कि जनाब आप मुझे ये इतने पैसे दो, मैं उस बंदे का कॉलेज चलने ही नहीं दूंगा, तो रेस्ट्रेंट इन ट्रेड का अगर आप एग्रीमेंट करेंगे तो वो भी क्या है, वो भी इनवैलिड है। और उसके बाद जनाब आप कोई एग्रीमेंट करेंगे रेस्ट्रेंट इन लीगल प्रोसीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, अगर आप लोग समझें। रेस्ट्रेंट इन लीगल प्रोसीडिंग, अक्सर जनाब हम लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट्स देखे हैं आपने लोगों के हाथों में कि एग्रीमेंट हो जाते हैं कि जी इस काम के बाद क्या होगा, इस काम के बाद ये बंदा कोई भी अदालत में मुकदमा नहीं करेगा,
तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी शख्स को किसी मुकदमे से अपने कानूनी हक को इन्वोक करने से, क्लेम करने से, डिमांड करने से रोकता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ऐसे तमाम एग्रीमेंट्स विच आर इन द रेस्ट्रेंट ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग उसको नल एंड वाइड करार दे दिया कि कोई ऐसा एग्रीमेंट कि जिसके ज़रिए से हम किसी शख्स को अदालत जाने से रोकें वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता, ये टोटली नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ है। और उसके बाद क्या, अनसर्टन, जो आपको मैंने पहले भी बताया, जैसे मैंने वो कंडीशंस क्लियर नहीं की थी, अनसर्टन और वेजरिंग एग्रीमेंट। व्हाट इज मेंट बाय वेजरिंग एग्रीमेंट? ये जुआ शुआ, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे जो एग्रीमेंट्स है, दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ। तो अब क्या हुआ, अगर एग्रीमेंट के अंदर ये सारी चीजें आएंगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, क्योंकि ये इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ के मुतल्लिक है। अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर ये सारी चीजें आएंगी तो इट इज नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ अंडर सेक्शन 24 to 30 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये चीजें जब किसी भी एग्रीमेंट में आएंगी तो वो उसको ए बी इनिशियो वाइड करार दे देंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बन सकता ही नहीं है। तो अब क्या हुआ, ये हमारा हो गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और ये क्या हो गया, ये हो गया वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो हो ही नहीं सकता। वैसे हम कॉन्ट्रैक्ट के कहते हैं कि एक होता है वाइड और एक होता है वाइड एबल भी होता है। अच्छा, वाइड एबल कौन से होते हैं? कि जो वाइड होते नहीं हैं बट वाइड करार दिए जा सकते हैं। मतलब क्या है कि एक एग्रीमेंट में बाकी चीज़ें तो पूरी थी लेकिन मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी, और अगर बाद में मैं कहता चलो ठीक है यार, जो चीज़ मैंने दे दी है सो दे दी। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने एक गाड़ी खरीदी और वो गाड़ी क्या थी, वो एक्सीडेंटेड थी, बट जब मेरे साथ एग्रीमेंट हुआ था तो उसने कहा था कि ये गाड़ी एक्सीडेंट फ्री है। अब बाद में क्या हुआ, अगर मैं चाहूँ तो ये वाइड एबल है कि भाई मैं ये गाड़ी नहीं लेना चाहता, आपने कहा था ये एक्सीडेंट फ्री और ये एक्सीडेंटेड है, लिहाजा अपनी गाड़ी को क्या करो, आप वापस लेकर जाओ। पर मैं कहता हूँ चलो खैर है यार, बस इतने अमाउंट में मुझे ये गाड़ी रीजनेबल है, मैं इसको रख लेता हूँ। तो एग्रीमेंट्स विच आर वाइड एबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके कहने पर अगर कोई एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा तो वो वाइड नहीं है, वाइड एबल होगा, यानी कि उसको वाइड करार दिलवाया जा सकता है। और जब तक उसको वाइड करार नहीं दिलवाया जाएगा तब तक वो क्या रहेगा, वो वैलिड एग्रीमेंट की हैसियत से ऑपरेट होता रहेगा। ये आगे चलकर आपको मैं तफसील से बता दूंगा। आज का खुलासा क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट हमारे पाकिस्तान में फॉर्म अप कैसे होता है, या अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है कि पहले ऑफर होगा, वो कम्युनिकेट होगा, और जब ये ऑफर एक्सेप्ट होगी तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉमिस, और प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन आएगी तो ये एग्रीमेंट होगा। और जब कोई भी एग्रीमेंट एक ऐसा शख्स करेगा जिसके पास लीगल कैपेसिटी है, वो फ्री कंसेंट के साथ करेगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, और उसमें पॉसिबिलिटी टू बी परफॉर्म होगा, सर्टन टर्म्स होगी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होगा, और नॉट एक्सप्रेसली वाइड होगा, डिक्लेयर्ड वाइड होगा बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो हम कहेंगे कि जनाब ये इन्फोर्सेबल एट लॉ है। तो जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ होगा अकॉर्डिंग टू 2H ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट विल बी कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। और वो ऐसे एग्रीमेंट्स कि जो आपके नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ है, जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड हैं, वो क्या है, अनलॉफुल कंसिडरेशन के साथ, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रेस्ट्रेंट इन ट्रेड, लीगल प्रोसीडिंग, और अनसर्टन टर्म्स या वेजरिंग एग्रीमेंट्स जो होते हैं ये टोटल वाइड हैं, इनकी कानून में कोई भी अहमियत नहीं है। आगे फर्दर इंशाल्लाह हम इसको चैप्टर वाइज जो है अगले चंद दिनों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेकर चलेंगे। ईच एंड एवरी सेक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का होगा उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और 10 to 15 क्लासेस के अंदर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको हम इंशाल्लाह कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इसके मतलब कोई भी आप लोगों का सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।